हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का जो सैम्पल पेपर देखने वाले हैं 2023-24 का। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो अगर पहले बच्चों इस सैम्पल पेपर की अगर बात की जाए तो इस सैम्पल पेपर को अगर देखा जाए तो 4 पार्ट में बांटा गया है। खंड क, ख, ग और घ। खंड क में अगर देखा जाए तो बच्चों 1 से लेकर जो मुख्यतः अगर देखा जाए तो बच्चों 1 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारे। इसके साथ साथ जो खंड ख अगर देखा जाए बच्चों तो जो इसमें 18 से जो बच्चों 13 तक जो हमारे प्रश्न रहेंगे ये हमारे रहेंगे बच्चों दीर्घ, यानी हमारे लघु जो प्रश्न हैं वो रहेंगे। ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए बच्चों 18 से जो 19वां हमारा जो प्रश्न होगा बच्चों ये स्रोत आधारित प्रश्न होगा। इसके साथ साथ 24 से 25 तक जो प्रश्न रहेंगे बच्चों ये दीर्घ रहेंगे, अर्थात ये 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे बच्चों, जिनको हमें 120 से 150 शब्दों में इनके हमें जवाब देने हैं। और जो खंड घ है इसके अंदर जो बच्चों 29वां और जो 30वां प्रश्न होगा वो मानचित्र पर आधारित प्रश्न होगा। तो इस प्रकार का बच्चों हमारा पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो आइए अब शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए आने वाले इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है, इसके अंदर पहला प्रश्न हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो आप सभी को पता है बच्चों, अगर देखा जाए चतुर्थ क्रियाकलाप आपने देखा होगा मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उसको 4 भागों या 5 भागों में बांटा गया, जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ और पंचम। प्राथमिक में क्या होता है बच्चों, जो लोग क्या होते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में जैसे कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। द्वितीय क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे विनिर्माण, उद्योग, ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है बच्चों, विभिन्न प्रकार की सेवा सेक्टर जैसे अध्यापक, मनोरंजन, ठीक है, और आपका टीवी हो गया, संचार हो गए, ये तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। और चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है बच्चों, तो चतुर्थ क्रियाकलाप का मतलब क्या है, जो शोध और अनुसंधान कार्य होते हैं, जो सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है उससे संबंधित होता है। ठीक है। और पंचम जो क्रियाकलाप होते हैं बच्चों इसमें क्या होता है, कानून और नीति निर्माण होता है। तो हमें बताना है बच्चों चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में। तो चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है बच्चों, इसका पहला ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सूचनाओं का उत्पादन क्या कहलाता है, चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में रोजगार पाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं इसमें बहुत सारे जो श्रमिक होते हैं वो अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस में रोजगार ज़्यादा पाते हैं। तो बच्चों अगर विकसित अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो तृतीय क्षेत्रों की प्राथमिकता ज़्यादा होती है। आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी था कि अगर यूएसए जैसे देशों में देखा जाए तो वहाँ की लगभग 70% जो जनसंख्या है वो तृतीय क्रियाकलापों में लगी हुई है। तो बच्चों इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उपागमों से किसको मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। अगर बच्चों आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो मानव विकास के उपागम होते हैं, 4 उपागम होते हैं, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। तो जो ILO जो क्या है बच्चों, ये ILO जो है, ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय। ILO का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कौन सा बच्चों उपागम प्रस्तावित किया था, तो ये बच्चों हमारा किया था, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आधारभूत आवश्यकता उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तो आप सभी को पता है संसाधनों तक पहुंच मानव विकास का प्रमुख है क्षेत्र है। ठीक है, लंबा और स्वस्थ जीवन जीना भी मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र है, शिक्षा भी है,
हमने पढ़ा था शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, ये तीनों हैं। लेकिन आर्थिक जो अलाभ है बच्चों, इसका डी आंसर जो आर्थिक अलाभ है, ये इसका मानव विकास का क्षेत्र नहीं है। तो आपका इस प्रश्न में बच्चों डी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था? जो 1990 में किया था। तो 1990 की अगर बात की जाए बच्चों, तो इसमें आंसर जो होगा वो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इन्होंने 1990 में क्या किया था? मानव विकास सूचकांक दिया था। आप सभी को पता है मानव विकास के 3 सूचकांक होते हैं, जैसे कौन कौन सा होता है बच्चों? शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। ये मानव विकास के सूचकांक है जो किसने दिया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया, जो पाकिस्तान के हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो अगर मिश्रित कृषि की अगर बच्चों बात की जाए, तो आप सभी को पता होगा कि पहला इसके अंदर आंसर है, पहला ऑप्शन है, यह दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों, फसल उत्पादन एवं पशुपालन पर समान महत्व दिया जाता है। तीसरा बच्चों है ऑप्शन, इसकी यूरोपवासियों के द्वारा उपनिवेशों में शुरुआत की गई थी। चौथा है, उन प्रदेशों में है जहां किसान केवल सब्जियां पैदा करते हैं। तो बच्चों आप सभी को पता होगा मिश्रित कृषि में क्या होता है, फसलों के साथ साथ पशुपालन को भी समान महत्व दिया जाता है। तो इसका बच्चों बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी फसलों के उत्पादन में पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फुटकर व्यापार की विशेषता नहीं है? इसमें फुटकर व्यापार की विशेषता हमसे पूछी है, कौन सी नहीं है? तो पहला बच्चों ऑप्शन देखते हैं, यह क्रियाकलाप उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। हाँ बच्चों ठीक है, आप सभी को पता है कि फुटकर व्यापार क्या करता है? उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से सुविधा प्रदान करता है। दूसरा है बच्चों, अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के लिए नियत प्रतिष्ठान में संपन्न किए जाते हैं। हाँ ठीक है, ज़्यादातर फुटकर व्यापार कहीं ना कहीं निश्चित स्थान पर किए जाते हैं। बहुसंख्यक फुटकर दुकानें बिचौलियों स्रोतों से पूर्ति करती है। इसका मतलब कहने का मतलब जो क्या है कि बहुत सारे जो फुटकर व्यापारी होते हैं, ठीक है ना, वो सामान को बेचने के लिए क्या करते हैं? थोक विक्रेताओं से सामान लेते हैं। ठीक है, तो थोक विक्रेता यानी बिचौलिया आ जाएंगे इसके अंदर। और डी ऑप्शन बच्चों, फुटकर व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा किया जाता है। अगर बच्चों इसके अंदर देखा जाए, इसमें हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फुटकर व्यापार की विशेषता नहीं है? तो ये तीनों चीज़ें तो हैं कि ये क्रियाकलाप उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष सुविधा प्रदान करता है, ठीक है ना, और ये केवल विक्रय के लिए ही किया जाता है। बहुसंख्यक फुटकर क्या होते हैं बच्चों? बिचौलियों के माध्यम से चलाए जाते हैं। अब इसके अंदर डी ऑप्शन है, फुटकर व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हमारा प्रश्न है नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सी आधुनिक विनिर्माण की विशेषता नहीं है? आधुनिक विनिर्माण की विशेषता नहीं है, तो इसमें बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छोटा संगठन क्या है? आधुनिक विनिर्माण की विशेषता नहीं है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर का उदाहरण है? तो बच्चों प्राचीन नगर की अगर बात की जाए, तो प्राचीन नगर आपको पता होगा कि एक प्रयाग, जो प्रयागराज आपने सुना होगा, तो इसका सी ऑप्शन प्रयागराज क्या है? एक प्राचीन नगर का सबसे उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसको हमें जोड़ना है, निम्नलिखित में से सही जोड़ों का चयन कीजिए। तो सही अगर देखा जाए बच्चों, तो पहला आप सभी को पता है औद्योगिक नगर क्या है? आपका विशाखापट्टनम, तो गलत है। अगर बात की जाए परिवहन, ठीक है ना, परिवहन नगर सतना है। वाणिज्यिक नगर भिलाई है, ठीक है। तो बच्चों इसका अगर बात किया सही जोड़ जो है ये भी गलत है, ये सारे के सारे गलत हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रशासनिक नगर कौन सा है बच्चों? भोपाल है। मध्य प्रदेश में कौन सा है बच्चों? भोपाल। तो इसका डी आंसर बिल्कुल बच्चों ठीक हो जाएगा। तो डी आंसर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित आयोगों में से किसने योजना आयोग का स्थान लिया था?
तो आप सभी को पता है कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? नीति आयोग द्वारा लिया गया था। तो इसका बच्चों बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपने इसके बारे में पोल साइंस में भी पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो बच्चों अगर इसके बारे में बात की जाए तो आप सभी को पता है, पहला क्या है, इससे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इसमें बोला कौन सा नहीं है? हाँ ठीक है, इससे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा ऑप्शन है बच्चों, ये नहर पंजाब में हरिक्का बांध से निकलती है। हाँ बच्चों ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, ये नहर पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है। ये भी ठीक है बच्चों। चौथा है बच्चों, इस नहर में या से राजस्थान सबसे कम लाभान्वित हुआ है। तो बच्चों ये ऑप्शन गलत है। अब एक चीज़ बताओ, राजस्थान में स्थापित है तो राजस्थान को ही तो ज़्यादा लाभ होगा ना। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर बच्चों समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। चलिए आइए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? पहला ऑप्शन है बच्चों, इस क्षेत्र में चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल है। हाँ ठीक है। अगर बात की जाए इसके अंदर कि इसके अंदर क्या है, ये ठीक है, शामिल की गई है। दूसरा है बच्चों, ये अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र नहीं है। क्या है बच्चों, इसमें क्या बोला है, यह अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र नहीं है। तो बच्चों यही तो गलत है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया गया था? अधिसूचित जनजातियों को शामिल किया गया था। तो बच्चों इसके अंदर नहीं है, तो हमारा यही आंसर सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों आपका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाला महत्वपूर्ण कारक नहीं है? जो ध्वनि प्रदूषण नहीं करता है, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कारक जो नहीं है? तो अगर बच्चों आपको देखो, पहला है बच्चों मशीनीकृत निर्माण, ठीक है, मोटर वाहन, ठीक है, चारा काटने वाली मशीन और विविध उद्योग। तो इसमें से बताना है बच्चों कौन सा नहीं है जो ध्वनि प्रदूषण, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाला महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो चारा काटने वाली मशीन, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ये ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्रोत आधारित प्रश्न है। तो बात करते हैं स्रोत आधारित प्रश्न की। तो आइए नेक्स्ट हमारा पहला प्रश्न, जिसमें 15वां प्रश्न है, जो झाम्बुआ के जनजातीय समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है, तो समुदाय के लोगों ने गरीबों के जो कारण कष्ट क्यों झेला था, उसका क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही है। तो बच्चों इसका मुख्य कारण क्या था कि जल संभर प्रबंधन को लागू करना था। जो झाम्बुआ के जनजातीय समुदाय के लोगों ने गरीबी के कारण कष्ट क्यों झेला था? जल प्रबंधन को लागू करने के, ठीक है। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, लोगों ने किस प्रकार चारागाह भूमियों के विकास की व्यवस्था की थी? बच्चों इसके लिए हमें सही विकल्प चुनना है। तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है ना आपका सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चारागाह साझा संपदा संसाधन थे और उन्होंने इसका विकास किया था। कौन सा? झाम्बुआ जनजाति ने। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है कि भीलों ने अपने निजी प्रयासों से साझा संपदा संसाधन को किस प्रकार पुनः जीवित किया था? इसका सही विकल्प बताना है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या है? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साझा संपदा संसाधनों पर चराई की खुली छूट को नियंत्रित किया गया था, कि जो खुले तौर पर क्या होगा, चारागाह नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनको कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया गया था। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ संबंधित है। तो आइए देखते हैं इसको। हमें क्या करना है, थोड़ा पैराग्राफ को एनालाइज करना है। जो ये क्या है बच्चों, ये जो पूरा जो ये चित्र है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, जनसंख्या को दर्शा रहा है, ठीक है। इनमें पहला है, सबसे सघन जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। तो बच्चों आप सभी को तो पता ही होगा, सबसे अधिक सघन जो है सघन जनसंख्या वाला देश कौन सा है बच्चों? चीन है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? चीन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है।
नेक्स्ट है चीन में चित्र में एशिया महाद्वीप के कुल कितने देशों को दर्शाया गया। इस चित्र में देखा जाए तो एशिया महाद्वीप के कुल कितने देशों को दर्शाया गया है। तो देखिए बच्चों, अगर देखा जाए चीन एशिया महाद्वीप का भाग है, भारत भी है, ठीक है ना, पाकिस्तान भी है, ठीक है, बांग्लादेश भी है, रूस भी है। तो बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना, तो ये सारे अगर देखा जाए तो लगभग 6 देश क्या हैं बच्चों, एशिया महाद्वीप के हैं इसमें। ठीक है, आपने ये पॉइंट पढ़ा होगा जब मैंने कराया था आप लोगों को विश्व में जनसंख्या जो वितरण है उसकी विशेषता। तो मैंने आपको बताया था विश्व में जो 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, जिनमें से 6 देश कहाँ के बच्चों, एशिया महाद्वीप के हैं। तो आप यहाँ से भी पता कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एशिया में भू आकृति किस प्रकार की जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती है। जो एशिया में भू आकृति किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो आप सभी को पता है लोग समतल और मैदानों में रहने की ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र क्या होता है, फसलों के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैदानी क्षेत्र जो होता है वो फसलों के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ सड़कों का जो निर्माण होता है वो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सड़कों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए क्या होता है, भू आकृति क्या करता है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा है, प्रश्न जो है इसमें दे रखा है कि परिवहन की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। यानी इसके अंदर हमें क्या करना है बच्चों, परिवहन की विशेषताएं बताना है। तो आप सभी को पता है कि हम अपने दैनिक जीवन में परिवहन के माध्यम से ही अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। वस्तुओं को लाना ले जाना हमारे दैनिक जीवन में क्या हो, परिवहन हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है ना, तो ये है परिवहन की उपयोगिता। नेक्स्ट क्या है बच्चों, संचार शब्द का परिभाषित कीजिए। संचार शब्द का मतलब क्या होता है। तो संचार का बच्चों मतलब क्या होता है, विचारों का, ठीक है ना, जो हमारे विचार होते हैं, विचारों को या सूचनाओं को, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है बच्चों, संचार कहलाता है। अब आता है तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारे इसी में कि संचार और परिवहन के बीच अंतर क्या होता है। संचार और परिवहन में के बीच अंतर क्या होता है। तो बच्चों अगर संचार और परिवहन के बीच देखा जाए तो इन दोनों में मुख्य अंतर जो है ना बच्चों, तो अगर देखा जाए मुख्य अंतर देखा जाए तो आप सभी को पता है संचार से विचारों का, सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और परिवहन से व्यक्ति एवं वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता है बच्चों, स्थानांतरण होता है। तो ये दो अंतर होते हैं बच्चों संचार और परिवहन में। चलिए अब हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अब देखते हैं इसके बारे में बच्चों। पहला हमारा प्रश्न है बच्चों इसके अंदर 20वां हमारा प्रश्न है, भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर की रचना विज्ञान से प्रतीकों का उपयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है, उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। कहने का मतलब बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर से है, इसमें क्या किया है, भौतिक भूगोल का जो वर्णन है वो मानवीय परिघटनाओं के आधार पर किया गया है, जो मनुष्य के शरीर के आधार पर किया गया है। जैसे अगर बात की जाए, आप सभी को पता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर से बता रखा है कि तूफान को क्या कहा गया है, मानव की मतलब तूफान को प्रकृति की आंख कहा गया है। ठीक है ना, नासिका को हिमनद कहा गया है, जो ग्रीवा होती है जीव को जल डमरू मध्य कहा गया है। ठीक है ना, और जो मतलब जो राज्य जो होता है ना, राज्य में रहने वाले जीवों को कहा गया है। ठीक है, सड़कों को, रेल मार्गों को, जल मार्गों को क्या कहा गया है बच्चों, इसके अंदर परिसंचरण या धमनिया के रूप में वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या किया है, तो इस प्रकार से क्या किया गया बच्चों, हमारी प्रकृति को क्या है, मानवीय परिघटनाओं के रूप में दर्शाया गया है। 3 नंबर में आसानी से आप कर लोगे बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शोध एवं विकास समान युक्तियों के द्वारा प्रौद्योगिकी नवाचार आधुनिक विनिर्माण के महत्वपूर्ण पहलू है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों ये आपके छठे चैप्टर से है, विनिर्माण उद्योग से है। ठीक है ना, इसमें पूछा है कि जो आप सभी को पता है उद्योगों की जो विशेषताएं होती है, तो उसमें जो प्रौद्योगिकी नवाचार होता है उसका महत्व क्या होता है। तो आप सभी को पता है बच्चों कि प्रौद्योगिकी नवाचार क्या होता है, शोध और विकास पर आधारित होता है। यानी अब क्या होगा, कोई भी उद्योग हो तो उद्योगों में नई नई सामग्रियां बनाने के लिए क्या हुआ, रिसर्च किया जाएगा, खोज की जाएगी। तो ये क्या होता है, शोध और विकास पर क्या होता है बच्चों, आधारित होता है। अब ये आधुनिक विनिर्माण में क्या हो रहा है बच्चों, उसकी गुणवत्ता को लगातार बढ़ाते जा रहा है।
वर्तमान में जो उद्योग है ना, तो उद्योगों में जो वस्तुओं की जो गुणवत्ता है वो प्रौद्योगिकी नवाचार के कारण क्या हो रही है, उनकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। और इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका निस्तारण हो जाता है। निस्तारण का मतलब क्या होता है कि उनको मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ गंदगी होती है उन्हें सही तरीके से कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो अदक्षता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी नवाचार क्या करता है बच्चों, उद्योगों में फैलने वाले जो प्रदूषण होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है ना। तो इन सभी कारणों से क्या होता है बच्चों, प्रौद्योगिकी नवाचार क्या होता है, उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप ये उत्तर आपने लिख सकते हो। चलिए इसमें अथवा में एक और क्वेश्चन है, तीव्र और सक्षम परिवहन प्रणाली उद्योग के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इस कथन की हमें विश्लेषण करना है। जो तीव्र और सक्षम जो परिवहन व्यवस्था है ये उद्योग के विकास के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो अगर इसकी बात की जाए तो आप सभी को पता हो बच्चों, जो सक्षम परिवहन प्रणाली क्या करती है, कच्चे माल जो होता है ना, जो कच्चा माल उद्योगों से, ठीक है ना, तो कच्चे माल को कारखानों तक ले जाने में क्या होता है, परिवहन काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। क्योंकि अगर उद्योगों तक कच्चे माल को किसके द्वारा ले जाया जाएगा, परिवहन के द्वारा ही तो ले जाया जाएगा। दूसरा क्या है बच्चों, उद्योगों से जो तैयार माल है वो बाज़ारों तक किस प्रकार पहुंचाया जाएगा, वो भी परिवहन के द्वारा ही क्या किया जाएगा, स्थापित किया मतलब पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं उद्योग और परिवहन में दोनों में क्या होता है बच्चों, घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है ना। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उद्योग होता है वो उन्हीं स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां परिवहन व्यवस्था बेहतर होती है। हर जगह तो उद्योग नहीं लगाए जा सकते ना, तो उद्योग को उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जाता है जहां बेहतर परिवहन व्यवस्था मौजूद होती है। तो ये इसमें आप ये उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे प्रश्न की बात है, जनसंख्या का आकार और आर्थिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार को स्पष्ट कर मतलब आधार बनाती है। जो जनसंख्या का जो आकार है और जो आर्थिक विकास है इसकी जो अवस्था है ये इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करती है। तो ये हमें इसके अंदर बताना है। तो आप सभी को पहला क्या है बच्चों, जनसंख्या का आकार। आप सभी को पता होगा सघन बसाव, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है तो सघन बसाव वाले देशों में क्या होता है, आंतरिक व्यापार अधिक होता है, जबकि बाह्य व्यापार क्या होता है, कम होता है। ठीक है। और जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो जनसंख्या जो होती है ना, जब उन लोगों में यानी जब लोगों के जीवन स्तर बेहतर होने लग जाता है तो वो क्या करती हैं, अच्छी क्वालिटी वाली वस्तुओं की मांग करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जनसंख्या का आकार क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा क्या है बच्चों, आर्थिक विकास। अगर देखा जाए विभिन्न देश हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, कोई विकसित है, कोई विकासशील है, कोई अल्पविकसित है। और कृषि की दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए क्या होता है, कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है। अगर बात की जाए औद्योगिक राष्ट्र जो होते हैं ना, औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जो विकसित देश होते हैं, ठीक है, वो औद्योगिक और जो मशीनें जो नहीं होती उन चीज़ों को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और दूसरे देशों में क्या करते हैं, बेचते हैं। आपने देखा होगा भारत में बहुत सारी जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से आयात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आर्थिक विकास काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो ये सभी चीजें आप इसमें लिखोगे बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत में कृषि क्षेत्र क्या है बच्चों, भारत में कृषि क्षेत्र में जल की मांग सिंचाई के लिए बहुत अधिक बढ़ गई है। इस कथन को न्याय संगत ठहराना है, हमें बताना क्या ठीक है क्या भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग बढ़ रही है और क्यों, ऐसा रीज़न क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि सिंचाई क्या करता है बच्चों, बहुफसलीकरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। जो सिंचाई होता है बच्चों ये क्या करता है, बहुफसलीकरण को क्या करता है बच्चों, बढ़ावा देता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर जितनी ज़्यादा अगर फसलों को हम क्या देंगे, सिंचाई करेंगे, उतनी ही ज़्यादा फसलें बेहतर होंगी और ज़्यादा होंगी। आपको पता है भारत में जो से क्या है, हर जगह तो एक जैसी वर्षा तो होती ही नहीं है। कभी कभी किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो कभी कभी किसी क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। तो इसी क्षेत्र की इसी सब चीज़ों की आपूर्ति करने के लिए
क्या किया जाता है, लोग सिंचाई का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को पता है जैसे चावल हो गया और गन्ना हो गया, ये एक ऐसी फसलें होती हैं जिसमें क्या होता है बच्चों, सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसी फसलें होती हैं जिनमें सिंचाई की क्या होती है बच्चों, ज़्यादा आवश्यकता होती है। और फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है ना, इन्हीं सभी कारणों से क्या होता है बच्चों कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई की मांग क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि और इसके साथ साथ बच्चों भारत में क्या है, वर्षा का असमान, कभी कभी तो वर्षा होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कभी कभी होगी तो वर्षा होगी ही नहीं। ठीक है ना, या बहुत कम होगी। तो इसकी आवश्यकता, तो इसकी पूर्ति के लिए किसकी ज़रूरत होगी बच्चों, सिंचाई की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं भारतीय कृषि क्षेत्र में जल की मांग सिंचाई के द्वारा बहुत ही अधिक होती है। ठीक है ना, इन सभी के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से क्या करते हैं बच्चों, जल संग्रहण करते हैं। ठीक है ना, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। कहने का मतलब क्या है बच्चों, भारत में ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो क्या करते हैं, जल को संरक्षित करने के लिए या संग्रहण करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। उन विधियों को हमें बताना है। तो बच्चों अगर बात की जाए, इसमें बच्चों अगर बात की जाए, आपने देखा होगा कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो जल संग्रहण यानी वर्षा जल संग्रहण करने के लिए क्या करते हैं, परंपरागत तरीकों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के कई क्षेत्रों में क्या होता है, टका जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर क्या किया जाता है, वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप सभी को पता है वर्षा का जल एक बहुमूल्य है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। तो बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण की क्या नाम, अलग अलग विधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में अपनाई जाती हैं। इससे घर की कई जगह बच्चों क्या होता है कि घर की छतों को और खुला छोड़ दिया जाता है। और खुले स्थानों में क्या होता है बच्चों, जैसे घर की छत इस प्रकार, आपने देखा होगा राजस्थान के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां घर इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि वर्षा का जल जो है ना उनके छत पे क्या हो जाए, संचयन हो जाए उनका। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। राजस्थान में भी क्या होता है, टका जैसी विधियों का प्रयोग करके क्या करते हैं बच्चों, वर्षा जल संग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, राजस्थान के अन्य प्रदेशों में घरों को इस प्रकार बनाया जाता है कि वर्षा का जल आसानी से संचयन किया जा सके। और कई जगह क्या होता है, खुला स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें वर्षा के जल का संचयन किया जा सके। तो इन विधियों का प्रयोग करके भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समुदाय क्या करता है, जल संग्रहण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा 24वां प्रश्न है। इसमें क्या है बच्चों, पर्वतीय और गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में विश्व सड़क परिवहन के प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं और गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ सड़कों का निर्माण करना क्यों मुश्किल हो जाता है, तो इसके बारे में हमें ये बताना है। तो बच्चों इसमें हम लोग बता देंगे, आप सभी को पता है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, सड़कों का निर्माण करना कठिन होता है और बहुत ज़्यादा महंगा होता है इन क्षेत्रों में निर्माण करना। दूसरा क्या है बच्चों, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, कठिन होता है क्योंकि ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ निर्माण करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसके साथ साथ जो बच्चों मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, रेत भरी तूफानें आती हैं वहाँ, तो रेत भरी तूफानें क्या करती हैं, सड़कों को ढक लेती हैं, तो पता ही नहीं चल पाता सड़क गई कहाँ। ठीक है ना, ये भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, अगर मरुस्थलीय क्षेत्रों में अगर सरकार सड़कों का निर्माण भी करती है तो वो गैर आर्थिक है, इससे कोई भी लाभ नहीं होता। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक वर्षा और बाढ़ के समय जो कच्ची सड़कों का उपयोग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मजबूत सड़क तो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा कठिन हो जाता है, कच्ची सड़कों का निर्माण कर दिया जाता है। लेकिन कई बार बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाते हैं, ठीक है ना, या अधिक वर्षा के कारण ये सड़कें टूट फूट जाती हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए। इन सभी कारणों से क्या होता है कि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में
सड़कों का निर्माण करना और ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो अब ये सारे आप जवाब लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है अथवा में विश्व में रेल परिवहन के प्रमुख लाभों का वर्णन करिए। तो हमें बताना है बच्चों कि रेल परिवहन की आखिर महत्व क्या है। तो बच्चों अगर रेल परिवहन की विशेषता की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि रेलवे क्या करता है, जो भारी जो सामान होते हैं, ठीक है, उनके परिवहन के लिए सबसे अच्छा साधन है परिवहन का। दूसरा क्या है बच्चों कि जो ये रेल परिवहन क्या करता है, यात्रियों को दूर दूर तक क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है, यानी यात्रियों को क्या करता है, दूर दूर तक ले जाता है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। और क्या है बच्चों, उद्योगों के विकास के लिए भी क्या होता है बच्चों, रेलवे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको एक परिवहन संचार वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया बच्चों, मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें हमने बताया था किस प्रकार से क्या होता है, जो कच्चा माल यानी कोयले को, ठीक है ना, भारत के अलग अलग स्थानों पर ले जाना है तो किसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, रेल परिवहन की ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रेल परिवहन तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, रेलवे क्या करता है, कृषि के विकास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और क्या करता है रेलवे, क्या होता है, रेलवे के द्वारा क्या होता है, पर्यटन को क्या होता है बच्चों, बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी परियटन परिवहन मतलब रेलवे के द्वारा जाते हैं घूमने के लिए। तो परिवहन से क्या होता है, रेलवे को बढ़ावा मतलब रेलवे से क्या होता है या रेल परिवहन से क्या होता है बच्चों, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ जैसे पत्तनों या बंदरगाहों से जो हमारा सामान है वो भारत के या देशों के आंतरिक भागों तक ले जाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, रेल परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार से आप ये सभी जवाब देके आप बेहतर अपने उत्तर को बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन करिए। देखिए बच्चों, ये अगर बात की जाए पेपर में हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है हर बार। आप सभी को पता है विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने 3 कारक हैं, जैसे भौगोलिक, आर्थिक, ठीक है ना, और राजनीतिक और सामाजिक। तो इनमें से एक प्रश्न बच्चों जरूर हर बार पेपर में पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में। तो आप सभी को पता है कि विश्व में भौतिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं प्रभावित करने वाला। जैसे पहला होता है बच्चों जल की उपलब्धता, यानी लोग क्या होते हैं उन्हीं क्षेत्रों में रहने की ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जहां स्वच्छ जल आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल क्या है बच्चों, कृषि के लिए भी उपयुक्त है और क्या है बच्चों, हम मनुष्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है। दूसरा होता है बच्चों भू आकृति। भू आकृति भी क्या करता है, जनसंख्या घनत्व को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से करता है, आपने देखा होगा कि लोग पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने की अपेक्षा मैदानी यानी समतल मैदानी क्षेत्रों में रहने की ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भू आकृति भी क्या करता है बच्चों, किसको प्रभावित करता है, मतलब जनसंख्या घनत्व को या वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है मृदा। मृदा भी क्यों क्या करती है बच्चों, प्रभावित करती है, क्योंकि लोग उन्हीं स्थानों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ की भूमि जो होती है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, ताकि वहाँ खेती जैसे क्रियाकलाप आसानी से किया जा सके। जैसे आपने देखा हो ज़्यादातर जो जनसंख्या उत्तर भारत में रहती है, क्यों, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर क्या है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपने नील नदी होगी, इस आसपास में यहाँ के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है जलवायु। जलवायु क्या मतलब बच्चों, लोग ना ज़्यादा ठंडे और लोग ना ज़्यादा गर्म, लोग सम जलवायु में रहने की ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो ये सभी कारण क्या करते हैं बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। पेपर में बच्चों आपको जनसंख्या वितरण भी पूछ सकता है और जनसंख्या इधर घनत्व भी शब्द दे सकता है। तो दोनों ही प्रश्न बिल्कुल बच्चों सेम है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक और सामाजिक कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि आर्थिक अगर कारण देखा जाए तो आर्थिक कारणों में पहला आ जाता है बच्चों खनिज। खनिज क्या करता है, प्रभावित करता है। क्यों करता है खनिज, क्योंकि जिन क्षेत्रों में खनिजों को खनन के द्वारा निकाला जाएगा तो उन क्षेत्रों में क्या होगा, कार्य मतलब जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी मांग ज़्यादा होगी, यानी उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे, तो लोग उन क्षेत्रों में जाने की ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। ये तो रही पहली बात। दूसरा क्या है बच्चों इसी में कि नगरीकरण। आपको पता है नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है, रोजगार के ज़्यादा अवसर होते हैं और जीवन स्तर बेहतर होता है, तो बड़ी संख्या में लोग नगरीय क्षेत्रों में जाने की ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं।
और तीसरा होता है औद्योगिकरण। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां ज़्यादा होती हैं उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ भी रोजगार का अधिक अवसर मिल सकते हैं। नेक्स्ट कारण आता है बच्चों सामाजिक कारक। सामाजिक कारण में क्या है, जैसे धार्मिक क्रियाकलाप। धार्मिक क्रियाकलाप भी बच्चों क्या करता है, जनसंख्या को ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में धार्मिक गतिविधियां ज़्यादा होती हैं लोग उन क्षेत्रों में रहने की ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। धार्मिक हो गया। और सांस्कृतिक, जहाँ क्रियाकलाप ज़्यादा होता है उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहने की प्राथमिकता देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या का असमान स्थानीय वितरण देश की जनसंख्या और सामाजिक और आर्थिक भौतिक कारकों के बीच बच्चों क्या है, घनिष्ठ संबंध रखता है। तो बच्चों जैसे मैंने पूछ रखा है कि भारत में जनसंख्या का असमान स्थानीय वितरण, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक और भौतिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध है। बच्चों इसमें हमें क्या करना है, जिस प्रकार से मैंने इस प्रश्न में आपको बताया उसी प्रकार से इसे भारत के संदर्भ में कर देना है। यानी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले हमें सामाजिक, आर्थिक और भौतिक कारक बता देने हैं भारत के सापेक्ष में। तो इसमें आपका ये उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाले, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा कौन देता है बच्चों, वायु परिवहन। तो उसकी हमें क्या बतानी है, भूमिका बतानी है। तो बच्चों अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखा जाए, आप सभी को पता है वायु परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि वायु परिवहन के द्वारा क्या होता है, सामान और व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या होता है बच्चों, काफ़ी कम समय लगता है। और ये लोगों और सामानों के परिवहन का तीव्रतम साधन है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है। वस्तु एवं व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे समय इसके द्वारा आसानी से स्थानांतरण किया जा सकता है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, ये आपातकालीन सामानों को लाने और ले जाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, जो काफ़ी ज़रूरी, जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, ठीक है ना, तो उन क्षेत्रों में जो आवश्यक सामग्री होती है उन क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए हमारे लिए वायु परिवहन बहुत बेहतर होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करता है बच्चों, यह नाशवान वस्तुओं के लिए भी क्या होता है, उपयुक्त होता है। नाशवान का मतलब क्या होता है बच्चों, जो जल्दी या शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं हैं इसके द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है वायु परिवहन। ठीक है बच्चों, तो ये आप विशेषताएं आप बता दोगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि भारतीय कृषि की क्या है बच्चों, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करिए। तो बच्चों भारतीय कृषि की अगर बात की जाए प्रमुख समस्याओं की, तो पहला आता है बच्चों ऋणग्रस्तता। यानी ऋणग्रस्तता हमारे भारतीय किसानों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। क्यों बच्चों, क्योंकि वो बैंकों से क्या होते हैं, ऊंचे ब्याज पे क्या होता है, ऋण तो ले लेते हैं, लेकिन कई बार उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, तो वो क्या होते हैं, उन फसलों खराब होने के कारण फिर क्या होगा, फिर दोबारा खेती करने के लिए बैंकों से दोबारा ऋण लेंगे, ठीक है, जो पहले भरना है। तो ये बैंकों से बार बार ऋण लेने के कारण क्या होते हैं, ऋण जाल में फंसते चले जाते हैं। तो ऋणग्रस्तता भारतीय किसानों की मुख्य समस्या है। दूसरा आता है बच्चों अनियमित मानसून पर निर्भरता। आप सभी को पता है कि भारत में मानसून की अनियमितता है, यानी कभी तो जब वर्षा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कभी कभी वर्षा तो होगी ही नहीं, जिसके कारण किसानों की जो फसलें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और किसान क्या होते हैं, कई बार मतलब सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करते हैं वो लोग। ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, छोटी खेत विखंडित जोत। कहने का मतलब जो किसान जो होते हैं ना, किसानों की ज़मीनें क्या होती है, छोटी छोटी होती है और कई भागों में बटी होती हैं। ठीक है ना, तो छोटी छोटी जो ज़मीनें होती है कई कई भागों में बटी होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में होती है, तो अलग अलग जगह जा जाके इन्हें खेती करनी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, व्यापक अल्प बेरोजगारी। यानी जो किसान होता है ना, जो फसलों का उत्पादन करता है और क्या होता है फसलों को काटता है, तो उसके बीच में जो किसान होता है वो बेरोजगार रहता है, जिसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो किसानों की ये समस्या भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, निम्न उत्पादकता। ठीक है, यानी जो उत्पादन होता है वो किसानों का बहुत कम होता है। इसके साथ साथ और भी आप बता सकते हो, जैसे भू निम्नीकरण, यानी भूमि की उपजाऊ क्षमता का धीरे धीरे कम होना, ये भी भारतीय किसानों की काफ़ी मुख्य समस्या है। तो ये सभी बच्चों भारतीय किसानों की मुख्य समस्या है, जो हमारा भारतीय किसान जूझ रहा है इससे। ठीक है, तो आप ये सभी उत्तर लिख सकते हो।
नेक्स्ट बच्चों हमारा मानचित्र से संबंधित हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आइए अब बात करते हैं हमारा मानचित्र से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो बच्चों पहला हमारा प्रश्न है इसके अंदर कि इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि एशिया का एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन का नाम बताइए। तो बच्चों आप सभी को पता है एशिया का अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन जो है वो है अदन। क्या है बच्चों? अदन, ठीक है। और अदन कहाँ है बच्चों? अगर अदन देखा जाए तो अदन जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ, ए ऑप्शन इसका जो हाँ ए लिखा हुआ ना जहाँ, ये क्या है? अदन है, ठीक है। जो भारत का, जो एशिया क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली जो नहर है उसका नाम बताइए। तो आप सभी को पता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर कौन सी है बच्चों? स्वेज नहर है। कौन सी है बच्चों? स्वेज नहर। और स्वेज नहर है कहाँ? आपको ये मैप में दिख रहा होगा कि ये रहा। तो मैप में जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ बी, तो ये सही है आपका। तो यहाँ क्या कौन सा है बच्चों? जो बी है, यहाँ स्वेज नहर स्थापित है। यही है स्वेज नहर जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख समुद्री पत्तन का नाम बताइए। जो सी है हमारा प्रश्न, उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख समुद्री पत्तन का नाम बताइए। तो उत्तरी अमेरिका का अगर देखा जाए बच्चों तो है वैंकूवर। आपको दिख रहा होगा वैंकूवर जो है, ठीक है। तो वैंकूवर अगर देखा जाए, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख जलवासी पशुचारण के क्षेत्र का नाम बताइए। तो बच्चों दक्षिण अगर बात की जलवासी पशुचारण में दक्षिण अफ्रीका कहाँ है बच्चों? तो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है एक क्या है बच्चों? जलवासी पशुचारण का क्षेत्र है। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न है इसके अंदर, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के किसी एक प्रमुख क्षेत्र का नाम बताइए। तो बच्चों ये है आपका दक्षिण अमेरिका में पंपास, जहाँ एफ लगा हुआ ना बच्चों, तो ये है बच्चों पंपास, ठीक है। तो ये क्या है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है इसके अंदर कि यूरोप का एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन का नाम बताइए। तो बच्चों दिख रहा होगा आपको जहाँ जी दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है? लंदन है। तो यूरोप का एक समुद्री पत्तन का नाम क्या है बच्चों? तो लंदन, ठीक है। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन जो है यूरोप का वो लंदन है। अब आते हैं बच्चों भारत वाले मैप पर। तो इसके अंदर मैं आपको मैप में नहीं ऐसे ही समझा देता हूँ, जैसे आप सभी को पता है राज्य कौन से कहाँ हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है बच्चों बिहार जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है। 2001 में वेस्ट बंगाल था, फिर 2011 के अनुसार हमारा बिहार है। नेक्स्ट है बच्चों, उच्चतम नगरीयकरण स्तर वाला राज्य कौन सा है बच्चों? तो आप सभी को पता है गोवा है। नेक्स्ट है, जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है बच्चों? तो जूट का उत्पादन कौन सा है बच्चों? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। याद है पश्चिम बंगाल दो क्षेत्रों में काफ़ी अग्रणी है। एक तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा राज्य है बच्चों? चावल का उत्पादक राज्य भी कौन सा है बच्चों? हमारा पश्चिम बंगाल है। और इसके साथ साथ अभी मैंने आपको बताया जूट के लिए भी सबसे ज़्यादा वहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, कोरापुट जो बॉक्साइट की खान है, जो कोरापुट है ये कहाँ है? तो आप सभी को पता है जो बच्चों कोरापुट है ये बच्चों उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट बच्चों, झरिया कोयले की खान किस राज्य में है? तो झरिया कोयले की खान बच्चों कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा मंगलूर, जो मंगलुरु समुद्री पत्तन है ये कहाँ है? तो आप सभी को पता है ये पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट बच्चों, पंजाब में स्थित बच्चों एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है पंजाब में बच्चों वैसे तो है हमारा अमृतसर। कौन सा बच्चों? अमृतसर। पंजाब में बच्चों दो हैं, एक अमृतसर भी है और एक राजा सासी भी है, तो आप दोनों में से कोई से भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये रहा, हमने अभी इस वीडियो में हमने सैम्पल पेपर सॉल्व किया है। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो से या इस सैम्पल पेपर में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट सैम्पल पेपर में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।